नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता में संबंध। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध देखेंगे। सबसे पहले तो हम सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो कुल उपयोगिता नंबर 1 पे, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता मतलब टोटल यूटिलिटी। किसी वस्तु की संपूर्ण इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता। कि हम अलग अलग वस्तु की कितनी कितनी इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं और उनसे मिलने वाली उपयोगिता का योग कर देंगे तो क्या आ जाएगी? कुल उपयोगिता। यानी विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग ही क्या है? कुल उपयोगिता। जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु की 3 इकाइयों का काम ले रहे हैं, जैसे यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3 प्लस, यानी पहली वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है, प्लस दूसरी वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है, प्लस तीसरी वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है, और लास्ट में n इकाइयों से कितनी उपयोगिता मिल रही है। इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। या इसके अलावा इसको कुल उपयोगिता को हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, सीमांत उपयोगिता का योग करके, MU। सीमांत उपयोगिता का हम योग कर देंगे तो भी हमारी कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। और अब देखते हैं हम सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता MU, मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता की परिभाषा देखेंगे। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा वो कहलाएगी सीमांत उपयोगिता। तो इसका सूत्र बनेगा सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन, वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन। अभी हमने सीमांत उपयोगिता की परिभाषा देखी। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगी? सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। अगर हमें परिभाषा याद नहीं है और ये सूत्र याद है तो भी हम परिभाषा बना सकते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन होने से, वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन होने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता। इसको समीकरण के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। MU बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा TU। डेल्टा मतलब परिवर्तन, किसमें? TU में। कुल उपयोगिता में परिवर्तन, डेल्टा TU यानी कुल उपयोगिता में परिवर्तन, बटा डेल्टा Q वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन, क्वांटिटी में परिवर्तन। तो वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन होने से कुल उपयोगिता में परिवर्तन होगा और ये कितना परिवर्तन है? वही क्या है? सीमांत उपयोगिता है। तो ये सीमांत उपयोगिता हो गई और कुल उपयोगिता हो गई। सीमांत उपयोगिता का एक सूत्र हो रहा है, उसको दूसरे सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। या करके बता देता हूँ। सीमांत उपयोगिता होती है TUN माइनस TUN-1, यानी TU की अगली इकाई में से हम पिछली इकाई घटा देंगे। TU की अगली इकाई में से यदि हम पिछली इकाई घटा देंगे तो भी हमारी सीमांत उपयोगिता ज्ञात हो जाएगी। यानी अगली इकाई में से पिछली इकाई घटाते जाएंगे तो हमारी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो मैं इसको सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध को तालिका और रेखा चित्र से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं तालिका बना रहा हूँ। यहाँ वस्तु की इकाइयाँ लूँगा, क्वांटिटी मात्रा, वस्तु की इकाइयाँ, और दूसरे कॉलम में TU कुल उपयोगिता, और नंबर 3 पे लेंगे हम MU सीमांत उपयोगिता।
किसी वस्तु की मान लीजिए हम 5 इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं, तो शुरू में 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इकाइयों का हम उपयोग कर रहे हैं। टीयू किस तरह से होगा? टीयू जैसे 0 इकाई पर टीयू रहेगा 0, क्योंकि हम जब तक कोई वस्तु की इकाइयाँ काम नहीं लेंगे हमारी कुल उपयोगिता तो 0 रहेगी। तो 0 पर 0। मान लीजिए हमने किसी वस्तु की 1 इकाई काम ली, किसी वस्तु की हमने 1 इकाई काम ली, तो हमारी उपयोगिता कितनी हो गई? 6, यानी कुल उपयोगिता से मिल रही है 6 के बराबर, 6 यूटिल्स। और जब हमने 2 इकाइयाँ काम ली तो हमारी कुल उपयोगिता बढ़ करके हो गई 10। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इकाई से हमें 6 उपयोगिता मिली थी, 1 इकाई से हमें 6 उपयोगिता मिली थी, तो दूसरी इकाई से कितनी मिली? 4, क्योंकि 6 और 4 मिलकर के कितनी हो गई? 10। तीसरी इकाई से कुल उपयोगिता बढ़ करके हो जाती है 12, और चौथी इकाई से भी कुल उपयोगिता 12 ही रहती है, यानी यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। पांचवी इकाई से कुल उपयोगिता कम हो जाती है, 12 से घट करके कितनी हो जाती है? 10। ये कुल उपयोगिता है। कुल उपयोगिता के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन कौन सी दर से? घटती हुई दर से। कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, एक बिंदु पर अधिकतम होती है, और उसके बाद भी हम अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करते हैं तो ये घटने लग जाती है। तो कुल उपयोगिता बढ़ेगी, लेकिन कौन सी दर से बढ़ेगी? घटती हुई दर से। जैसे यहाँ से यहाँ तक 6 यूटिल्स बढ़ी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 4 की वृद्धि हुई है, ये 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे 0 और ये माइनस का 2। तो इस प्रकार से कुल उपयोगिता में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी होती है, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ोतरी होती है। अब देख लेते हैं हम सीमांत उपयोगिता। और सीमांत उपयोगिता के मैंने 2 सूत्र बताए थे, सीमांत उपयोगिता के 2 सूत्र बताए थे। एमयू ज्ञात करने के 2 तरीके हैं, डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू, या दूसरा तरीका था एमयू का कि टी यू की अगली इकाई में से पिछली इकाई घटा दो, टी यू की अगली इकाई में से पिछली इकाई घटा देंगे तो भी हमारी सीमांत उपयोगिता ज्ञात हो जाएगी। तो हम दोनों ही सूत्रों से देख लेते हैं एमयू ज्ञात करके। शुरू में तो डैश लगाएंगे हम। अब इस सूत्र के अनुसार देखते हैं टी यू में कितना परिवर्तन हुआ। यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन हुआ 6 का, यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन 6। वस्तु की इकाइयों में कितने का परिवर्तन? 1 का। 6 में 1 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 6। तो ये आ गया 6। इससे याद करना चाहे तो इससे भी याद कर सकते हैं, अगली इकाई में से पिछली इकाई घटाएंगे, अगली इकाई 6, इसमें से 0 घटाएंगे 6 प्राप्त होगा। इसके बाद देखते हैं हम, जैसे एमयू 6 आ गया, इसके बाद 10 में से 6 घटाएंगे 4, इसके बाद कितने? 12 में से 10 घटाएंगे 2, 12 में से 12 घटाया 0, 10 में से 12 घटाएंगे माइनस के 2। यानी चाहे इस सूत्र से याद कर लें हम, चाहे इस सूत्र से ज्ञात कर लें, हमारी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। तो ये वस्तु की इकाइयाँ हमने 0 से 5 तक हमारी वस्तु की इकाइयाँ हैं। टी यू है शुरू में 0, फिर 6, फिर 10, फिर 12, फिर 12, फिर 10। ये काल्पनिक आंकड़े हैं, लेकिन टी यू के बारे में इतना ध्यान रखना है कि जो टी यू है कुल उपयोगिता है, पहले बढ़ती है, प्रारंभ में बढ़ती है, लेकिन इसकी जो बढ़ने की दर है वो घटती हुई होती है। यानी शुरू में ज़्यादा बढ़ेगी, फिर उससे कम बढ़ेगी, फिर उससे कम बढ़ेगी। यानी शुरू में 6 इकाई बढ़ रही है, यहाँ पे 6 यूटिल्स की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 4 यूटिल्स की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 2 यूटिल्स की, यानी बढ़ तो रही है लेकिन बढ़ने का क्रम घटता हुआ है। बढ़ने का क्रम क्या है? घटता हुआ। तो ये हमारी तालिका हो गई, और इसी तालिका से हम रेखा चित्र बनाएंगे और फिर हम संबंध बता देंगे। तो मैं इस तालिका के माध्यम से रेखा चित्र बना देता हूँ, और रेखा चित्र हम इस प्रकार से बनाएंगे। टी यू का डायग्राम ऊपर लेंगे, उसके जस्ट नीचे एम यू का डायग्राम लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले भाग में हम बता रहे हैं टी यू, और यहाँ पे वस्तु की इकाइयाँ, इसके जस्ट नीचे हमारा डायग्राम होगा वस्तु की इकाइयाँ। ये एम यू को दर्शाएंगे, यहाँ पे हम ले रहे हैं एम यू, ठीक है। यहाँ 0 होगा। टी यू में कहाँ से कहाँ तक लिखना है हमें? ये एक्स अक्ष पर हम टी यू की इकाइयाँ ले रहे हैं। टी यू यानी कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता को यहाँ पे दर्शाएंगे, और वस्तु की इकाइयाँ यानी 0 से 5 तक लिखेंगे हम एक्स अक्ष पर। तो बराबर का गैप दे करके लिख देंगे 1, फिर 2, फिर 3, 4 और 5 तक चाहिए हमें। टी यू में 12 तक लिखना है, 2 का गैप दे देंगे, 2, 4, 6, 8 और ये हो गया आपका 10, और लास्ट में लिख देंगे हम 12 तक। ये तो टी यू की इकाई हो गई। अब एम यू को हम नीचे वाले भाग में दिखा रहे हैं, तो एम यू के लिए हमें प्लस में कितना मान लिखना है? प्लस में
हमें 0 से 6 तक लिखना है, यानी 0 से ऊपर 6 तक लिखना है तो 2 2 का गैप दे देते हैं, 2 ये 4 और 6 तक तो प्लस के मान हो गए। लेकिन हमें -2 भी दर्शाना है, -2 0 से नीचे, -2 दर्शाने के लिए हमें इस रेखा को नीचे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 2 का अंतर लिया तो यहाँ डायरेक्ट हम 2 -2 लिख देंगे, यानी माइनस के मान में भी 2 2 का अंतर ले लेंगे। वस्तु की इकाइयाँ यहाँ ले रहे हैं तो वस्तु की इकाइयाँ तो 0 से 5 तक है, तो 1 की सीध में हम 1 लिख देंगे, 2 की सीध में 2 लिख देंगे, 3 की सीध में हम 3 लिख देंगे, 4 की सीध में हम 4 लिख देंगे और 5 की सीध में हमारा 5 हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम वक्र तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले 0 पर 0 है, टीयू वक्र बना रहे हैं, 0 पर 0, यहाँ 0 है, 0 पर 0, तो पहला बिंदु तो ये हो गया। 1 पर कितना है, 6, 1 पर वस्तु की इकाइयाँ 1 है, इस पर टीयू कितना है, 6 के बराबर, तो 1 की सीध में हम 6 तक जाएंगे, ठीक है। और 2 पर 10 तक जाना है, 2 की सीध में हमें 10 तक जाना है, यहाँ पहुँच गए। उसके बाद 3 की सीध में हमें 12 तक जाना है, तो 3 की सीध में ये 12, यहाँ पहुँच गए। और 4 पर भी 12 ही है, तो 4 की सीध में भी हमें 12 ही लिखना है। 5 पर हमारा 10 है, तो 5 पर ये 12 से कम 10 ले लेंगे यहाँ, और इन सबको मिला देंगे तो हमारा टीयू वक्र बन करके तैयार हो जाएगा। ये हमारी टीयू वक्र हो गया। अब एमयू वक्र को नीचे वाले भाग में दर्शा देंगे। तो शुरू में देखो 0 पर तो डैश है, छोड़ दीजिए। 1 पर कितना है, 6, 1 पर एमयू हमारी कितनी है, 6, तो 1 की सीध में हमें 6 तक लेना है। 2 की सीध में कहाँ तक लेना है, 4 तक, 2 की सीध में 4 हो गया। 3 की सीध में कितना है, 2, 3 की सीध में यहाँ तक 2 लेना है। और 4 पर 0, 4 पर 0 मतलब ये हो गया। और 5 पर -2, 5 पर -2 इसकी सीध में लेंगे, ये आ जाएगा। इनको मिलाएंगे इस तरह से, तो ये हमारा बनेगा एमयू वक्र, ये एमयू बन गया, ठीक है। और एक काम करेंगे हम, जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम हो रही है उसके बाद घट रही है, उस बिंदु को हम डैश डैश करके नीचे वाले भाग तक लेके जाएंगे, तो वो चौथी इकाई से गुजरेगा, ठीक है, ये देखना है। और अब हम 3 संबंध इसमें बता देंगे। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में 3 प्रकार के संबंध होते हैं, जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो देख रहे हैं कुल उपयोगिता वक्र क्या बता रहा है। कुल उपयोगिता वक्र लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे अधिकतम होता है, उसके बाद ये कम हो रहा है। और सीमांत उपयोगिता को देखते हैं। सीमांत उपयोगिता वक्र से पता चल रहा है कि सीमांत उपयोगिता लगातार घट रही है, लगातार सीमांत उपयोगिता घटती है। एक बिंदु पर 0 होती है, उसके बाद ऋणात्मक भी होती है, यानी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। लेकिन कुल उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ती है, एक बिंदु पर अधिकतम होती है और उसके बाद घटने लग जाती है, ये ध्यान रखना है। तो अब 3 संबंध जो बनते हैं वो देख लेते हैं हम। नंबर 1, देखो सीमांत उपयोगिता प्रारंभ में घट रही है, यानी जब तक धनात्मक है, यहाँ से यहाँ तक सीमांत उपयोगिता, यानी 0 से ऊपर है तो धनात्मक है। सीमांत उपयोगिता चौथी इकाई तक धनात्मक है, लेकिन चौथी इकाई के ऊपर ये क्या हो रही है, 0, और चौथी इकाई के बाद ऋणात्मक हो रही है। तो सीमांत उपयोगिता जो वक्र है वो 3 स्थितियों में, एक तो धनात्मक स्थिति है, यहाँ पे 0 है, और 0 से नीचे ऋणात्मक है। तो ये देख रहे हैं कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक यानी 0 से ऊपर होती है, ये रेखा 0 से ऊपर है तो धनात्मक है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उपयोगिता बढ़ती है। पहला संबंध यही रहेगा, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, यानी धनात्मक की स्थिति में कुल उपयोगिता बढ़ती है। नंबर 2 पे लिखेंगे, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है, चौथी इकाई पर सीमांत उपयोगिता 0 हो रही है, और जब सीमांत उपयोगिता 0 हो रही है तो कुल उपयोगिता को देखिए अधिकतम हो रही है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और इसे ही पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहा जाता है। तो ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहलाएगा, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है ये, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, ये हमारा पूर्ण संतुष्टि का बिंदु हो गया। अब तीसरी स्थिति देख रहे हैं, 0 के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो रही है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। तो इस प्रकार से हमने 3 संबंध यहाँ पे देखा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, घटती तो ये लगातार घटती जाएगी, लेकिन जब तक ये धनात्मक रहेगी
कुल उपयोगिता बढ़ेगी, पहला संबंध रहेगा। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, नंबर 1 संबंध होगा। नंबर 2 पे लिखेंगे जब सीमांत उपयोगिता यानी जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है वहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है और इसे ही पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहा जाता है। नंबर 4 पे लिखेंगे जब सीमांत उपयोगिता 0 से नीचे यानी ऋणात्मक होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता गिरने लग जाती है यानी घटने लग जाती है। ये 3 संबंध हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो नंबर 1 पे लिखूंगा मैं, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उपयोगिता बढ़ती है, कुल उपयोगिता बढ़ती है। नंबर 1 रहेगा हमारा। नंबर 2 दूसरा संबंध होगा जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहा जाता है। यानी जहाँ पे सीमांत उपयोगिता शून्य होती है उस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और ये ही पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहलाता है। और लास्ट नंबर 3 पे तीसरा जो संबंध है हमारा वो ये रहेगा, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लग जाती है यानी गिरने लग जाती है, घटने लग जाती है। तो ये हमारे 3 संबंध हो गए, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में 3 संबंध हो गए। बिल्कुल आसान है, ये डायग्राम हमारे सामने है तो आसानी से हम ये 3 संबंध बता सकते हैं। तो सबसे पहले तालिका बनाएंगे, तालिका के आधार पर ये डायग्राम बनेगा और ये डायग्राम हमें बताएगा कि इनमें क्या संबंध है। शुरू में सीमांत उपयोगिता घट रही है यानी जब तक धनात्मक है कुल उपयोगिता बढ़ रही है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य है कुल उपयोगिता अधिकतम हो रही है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है माइनस में चली जाती है तो कुल उपयोगिता घटने लग जाती है यानी गिरने लग जाती है। ये 3 संबंध हैं। आशा है कि अच्छे से समझ में आया होगा और यदि आपको कुछ समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।